गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में सभी प्यारे मित्रों का स्वागत है। दोस्तों फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं जो दिल्ली सल्तनत के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और दिल्ली सल्तनत के बारे में हमने काफ़ी वीडियोस हम कवर कर चुके हैं दोस्तों। और हमने सबसे पहले जो दिल्ली सल्तनत की जो गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है, लोधी वंश के बारे में हमने पढ़ा। फिर उसके बाद हम सैन्य व्यवस्था के बारे में पढ़ा, राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ा हमने। और दोस्तों हम काफ़ी इस दिल्ली सल्तनत को काफ़ी कवर कर चुके हैं। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं जो दिल्ली सल्तनत कालीन जो आर्थिक जो स्थिति है उसके बारे में हम बात करेंगे। औद्योगिक और व्यापार है उसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों हम जो स्थापत्य है यानी कि स्थापत्य कला है दोस्तों दिल्ली सल्तनत की, उन सभी तमाम बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों जुड़े रहेगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं दिल्ली सल्तनत कालीन जो आर्थिक स्थिति उसके बारे में दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि दोस्तों इसके बाद में एक या दो वीडियो और अपलोड होंगे। इसके बाद में हमारा जो दिल्ली सल्तनत है वो पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। फिर हम एक नए राजवंश की ओर मूव करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं दिल्ली सल्तनत कालीन जो आर्थिक स्थिति उसके बारे में। दोस्तों जो सल्तनत काल में जो भू राजस्व व्यवस्था है उसका जो निर्धारण होता है दोस्तों वो तीन तरीके से किया जाता था। यानी कि भू राजस्व व्यवस्था के जो तरीके थे दोस्तों वो तीन प्रकार के थे दोस्तों। और वो तीन प्रकार के कौन कौन से थे दोस्तों, तो उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा तीन जो भू राजस्व निर्धारण के तीन तरीके थे। एक तो दोस्तों एक तो बटाई था, एक है मसाहत था और एक है मुक्ताई था। तो ये तीन तरीके थे दोस्तों। हम कह सकते हैं कि तीन तरीके से राजस्व कलेक्ट किया जाता था। देखिए दोस्तों सबसे पहले देखें तो बटाई कर है दोस्तों। बटाई कर भी तीन होते थे जिसको हम कह सकते खेत बटाई, एक होता है लाभ बटाई, एक होता है रास बटाई। तो आपने ये नाम सुने होंगे दोस्तों। जिसे खेत बटाई होता है दोस्तों, यानी कि खेत बटाई का मतलब क्या होता है कि जो कोई भी जो खड़ी फसल होती है दोस्तों, है ना, और उस खड़ी फसल को खेत के अंदर उसको बांट लिया जाता था, है ना, तो उसको तो हम कह सकते हैं कि खेत बटाई। ठीक है। एक होता है जो लाभ बटाई। तो दोस्तों लाभ बटाई क्या होती है, यानी कि जो फसल को काटने के बाद में जो बंटवारा किया जाता था उसको हम लाभ बटाई कहते हैं। एक होता है दोस्तों रास बटाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये याद रखना है कि रास बटाई होती क्या है दोस्तों। दोस्तों इसके अंदर जो अनाज होता है, अनाज को ही दोस्तों रास कहेंगे। ठीक है। तो आपने आपने जो अगर कोई आप स्थानीय जो रूरल एरिया से कोई बिलोंग करता है कोई स्टूडेंट, तो आप उसको तो पता होगा कि रास क्या होती है दोस्तों। तो रास तो दोस्तों अनाज को हम कह सकते हैं। तो दोस्तों अनाज या हम कह सकते हैं रास बटाई क्या होती है कि अनाज का बंटवारा अनुमान के आधार पर इसे कर लिया जाता था। यानी कि खड़ी फसल होती थी, ठीक है, और फिर उसमें जो खड़ी फसल को उसकी फसल को देख कर और एक अनुमान लगा लिया जाता था कि इस फसल में कितना अनाज का प्रोडक्शन होने वाला है। उसके आधार पर दोस्तों क्या होता था कि उसका बंटवारा होता था। इसमें दोस्तों काफ़ी जो किसान वर्ग लोग होते हैं उनको काफ़ी नुकसान होता था दोस्तों। तो दोस्तों ये रास बटाई होती थी दोस्तों। इस रास बटाई को दोस्तों अलग अलग नामों से हम जान सकते हैं। दोस्तों इसमें इसको हम कह सकते किस्मत ए गल्ला। मैंने अभी आपको बताया था कि ये किस्मत पर डिपेंड होता है दोस्तों। यानी कि खड़ी फसल को अगर कोई अधिकारी आके दोस्तों उसको बिल्कुल उसको अनुमान के आधार पर बता दिया भाई इसमें इतना अनाज होगा, तो दोस्तों किस्मत अगर अच्छी है तो बिल्कुल किसानों को लाभ होता है, या फिर किस्मत खराब होती है तो दोस्तों उसमें क्या होगा कि किसानों को नुकसान हो सकता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसको हम किस्मत ए गल्ला, ठीक है, इसको किस्मत ए गल्ला भी कह सकते हैं और इसको गल्ला बख्शी के नाम से भी हम जान सकते हैं। तो दो नाम है दोस्तों, यानी कि किस्मत ए गल्ला और गल्ला ए बख्शी। ठीक है। तो दोस्तों ये था दोस्तों बटाई दोस्तों। ठीक है, बटाई कर था। एक होता है मसाहत दोस्तों। देखिए दोस्तों मसाहत क्या होती है, आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों जो भूमि की जो पैमाइश के आधार पर, यानी कि बिल्कुल उसका आंकलन करके, या हम कह सकते हैं भूमि की पैमाइश के आधार पर भू राजस्व का जो निर्धारण किया जाता था उसको हम कह सकते हैं मसाहत कहा जाता था। ठीक है। तो दोस्तों मसाहत का जो आधार है वो उसको बिस्वा हम कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये विश्वा नहीं है, इसको आप थोड़ा सा इसको लिख लीजिएगा बिस्वा। आपने शायद पढ़ा होगा दोस्तों बीघा, बिस्वा, हेक्टेयर वगैरह है, ये आपने सुना होगा ना।
तो स्थानीय रूरल एरिया में जो बिस्वा को भी आपने सुना होगा, तो ये भी एक भूमि की पैमाइश का ही एक आधार था दोस्तों। तो भूमि की पैमाइश के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण किया जाता था दोस्तों। हम यूँ कह सकते हैं कि पहले उसकी पैमाइश की जाती थी और उस पैमाइश के आधार पर ही दोस्तों फिर अनाज का हम कह सकते हैं बंटवारा होता था, यानी कि भू राजस्व निर्धारित किया जाता था। और ऐसा करने वाला दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो दिल्ली सल्तनत के अंदर जो खिलजी शासक, खिलजी वंश का शासक था अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा काम किया था दोस्तों। तो दोस्तों ये बात आप रखना है, मसाहत होती है, एक दोस्तों मुक्ताई होती है। देखो मुक्ताई क्या होती है दोस्तों, देखिएगा जो ये मुक्ताई होता है दोस्तों, ये बाट प्रणाली हम यूँ कह सकते हैं कि मिश्रित प्रणाली पर डिपेंडेंट थी, यानी कि आधारित थी दोस्तों। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की व्यवस्था हो गई। हमने बात की है भू राजस्व निर्धारण की 3 तरीके होते थे, एक तो बटाई, एक मसाहत और एक दोस्तों मुक्ताई होते थे। ठीक है, तो ये तो आपने आपको समझ में आ गया दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों कर निर्धारण के तरीकों में अत्यधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। इसमें भूमि की वास्तविक माप पर जोर दिया गया था दोस्तों। जो टैक्स का जो निर्धारण होता था वो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन था दोस्तों दिल्ली सल्तनत के अंदर। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट शासक था जो अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों ऐसा काम किया, और उसने भूमि की जो वास्तविक जो माप है दोस्तों उसके आधार पर दोस्तों कर निर्धारण करता था वो। हम यूँ कह सकते हैं कि भूमि कर की दर को बढ़ाकर दोस्तों उसने 50% कर दिया था। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आपको बात समझ में आ गई है। आगे बात करते हैं दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी ने बकाया राजस्व की वसूली के लिए दोस्तों एक डिपार्टमेंट की स्थापना करते हैं दोस्तों। और दोस्तों उस डिपार्टमेंट का नाम है विजारत दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों विजारत के माध्यम से दोस्तों जो बकाया जो भू राजस्व था दोस्तों, उस बकाया भू राजस्व को कलेक्ट किया जाता था। और दोस्तों इसका जो विजारत है, विभाग है दोस्तों, इसका जो मुखिया होता था उसको दोस्तों मुस्त खराज कहा जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो बकाया जो राजस्व को कलेक्ट करने के लिए एक डिपार्टमेंट की स्थापना की जाती है विजारत विभाग की, और उसका जो हेड होता था दोस्तों, यानी उसका प्रधान दोस्तों मुस्त खराज को नियुक्त किया गया था। तो ये क्या करता था दोस्तों, बकाया जो राजस्व उसको वसूल करता था दोस्तों। तो ये याद रखिएगा। गयासुद्दीन जो तुगलक था दोस्तों, उसने पैमाइश के तरीकों को छोड़कर दोबारा बटाई प्रथा के आधार पर दोस्तों लगान लेना शुरू कर दिया। कि जो अलाउद्दीन खिलजी ने तो दोस्तों आपको पता है कि भूमि की पैमाइश के आधार पर टैक्स का निर्धारण किया जाता था। फिर दोस्तों इसके बाद में जो तुगलक वंश का एक शासक था गयासुद्दीन तुगलक है, ये क्या करता है कि भूमि की पैमाइश होती थी उसको तो बिल्कुल उसने नकार दिया, त्याग दिया। फिर दोबारा से जो बटाई प्रथा थी दोस्तों, जो मैंने अभी आपको शुरू में बताई थी कि ये जो 3 तरीके होते थे तो भू राजस्व निर्धारण के, बटाई, मसाहत और मुक्ताई। तो ये जो बटाई है उसको दोबारा से उसने गयासुद्दीन तुगलक ने लागू कर दिया था, लेकिन इस चीज़ को दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने बिल्कुल समाप्त कर दिया था। तो तुगलक वंश का जो शासक था गयासुद्दीन तुगलक, उसने पैमाइश के 3 तरीकों को छोड़कर दोबारा से बटाई प्रथा के आधार पर दोस्तों उसने लगान लेना शुरू कर दिया था दोस्तों इसके अलावा और भी टैक्स लिए दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक ने। दोस्तों जो गयासुद्दीन तुगलक है दोस्तों, ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम ऐसा शासक था जिसने सिंचाई के लिए दोस्तों नहरें खुदवाई थी। तो उसने सिंचाई के नहरें खुदवाने के साथ साथ उसने एक और टैक्स, यानी सिंचाई के लिए सिंचाई का एक टैक्स वो लिया करता था, कर भी लिया जाता था उसके द्वारा। तो ये था दोस्तों प्रथम नहरें खुदाई वाला शासक गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन दोस्तों सर्वप्रथम देखिए दोस्तों, यहाँ तो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, देखिएगा। ये तो क्या है दोस्तों, सर्वप्रथम नहरें खुदवाने वाला शासक, यानी कि नहरें खुदवाई किसने, गयासुद्दीन तुगलक ने। और जो सर्वाधिक जो नहरें खुदवाई किसके शासनकाल, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दोस्तों। तो ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। थोड़ा सा इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग होगी मेरे से, तो आपको थोड़ा सा याद रखना है कि सर्वप्रथम नहरें खुदवाई किसके द्वारा, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। और सर्वाधिक जो नहरें खुदवाने वाला जो शासक था दोस्तों वो फिरोज शाह तुगलक था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों फिर जो मोहम्मद बिन तुगलक है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक
मोहम्मद बिन तुगलक ने एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की स्थापना की अलग से ही, जिसको हम कैसे दीवान ए कोही। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। दीवान ए कोही क्या होता है, यानी कि एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, इसकी स्थापना दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की जाती है। अब देखिए दोस्तों, ये जो दीवान ए कोही है, इसका क्या कार्य था, देखिएगा। इसका कार्य ये था कि जो माल गुजारी व्यवस्था को ठीक प्रकार से चलाना। देखिए दोस्तों, माल गुजारी व्यवस्था क्या होता है, देखिएगा, यानी कि समय पर टैक्स है, टैक्स कलेक्ट करना है या टैक्स निर्धारण करना है, लगान वगैरह लेना है, ये इसी को हम माल गुजारी व्यवस्था हम कह सकते हैं। तो इसी के लिए दोस्तों इसने दीवान ए कोही एक डिपार्टमेंट की स्थापना की, ठीक है, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड था। और इसके अलावा दोस्तों इसका काम था कि जिस भूमि पर खेती नहीं हो रही है उस भूमि को खेती योग्य बनाना, यानी कि कोई भी जैसे खेती है, जैसे कोई लैंड है जो बिल्कुल बंजर हो चुका है दोस्तों, उसमें खेती नहीं की जाती, तो दोस्तों इस दीवान को ही है, दीवान एक को ही डिपार्टमेंट होता था। ये उस भूमि के जो निम्नीकरण है, यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि जो उर्वरकता उसकी कम हो गई उसको उपजाऊ करना है, यानी कि इसमें उन्नत प्रकार के जो खाद बीज वगैरह लाकर उसमें बिल्कुल उसको कृषि योग्य बना लेना है, ऐसा वो काम किया जाता था इससे दीवान एक कोही के द्वारा, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, आगे बात करें। देखिए दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषकों को एक सोनधार यानी कि तकावी कर दिया। यह बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यानी कि तुगलक वंश का एक ऐसा शासक था, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने ये क्या करता था दोस्तों, किसानों को ऋण दिया करता था और फिर ऋण के आधार पर उसको 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 टैक्स वो कर लगान लेता था दोस्तों। और वो किस प्रकार का करता था दोस्तों, सोनधर या तकावी ऋण। दोस्तों याद रखिएगा, सोनधर या तकावी ऋण किस तुगलक वंश के शासक के द्वारा किसानों को दिया जाता था, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। फिर दोस्तों आगे बात करते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने तो बाद में इन ऋणों को माफ भी कर दिया, और इसके अलावा दोस्तों अन्य 24 करोड़ की भी समाप्ति उसने कर दी थी दोस्तों। तो दोस्तों ये तुगलक वंश का शासक था जिसने ये सोनतर या तकावी कर ऋण भी दिया। और दोस्तों जो किसान ऐसे थे जो इस ऋण को देने के सक्षम नहीं थे, तो उसको उसने समाप्त भी कर दिया। इसके अलावा दोस्तों छोटे बड़े जो 24 कर होते थे उन सभी को भी उसने समाप्त कर दिया था दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, दीवान ए कोही ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से रिलेटेड था, और इसकी स्थापना दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की जाती है। और यह जो दीवान ए कोही है, इसका प्रमुख कार्य था दोस्तों माल गुजारी व्यवस्था को ठीक प्रकार से संचालन करना, और जो बंजर भूमि है, जो कृषि योग्य जो भूमि है, उसको कृषि योग्य बनाना इसका प्रमुख कार्य था। और किसानों को दोस्तों उसने ऋण देना प्रारंभ कर दिया, यानी कि सोनतर या तकावी ऋण दिया। उसके साथ साथ दोस्तों फिर बाद में जो किसान इस ऋण को देने में सक्षम नहीं था, तो दोस्तों इस ऋण को उसने समाप्त भी कर दिया, और 24 प्रकार के छोटे बड़े जो भी कर थे उन सभी को समाप्त कर दिया दोस्तों। तो आई होप्स डियर फ्रेंड्स ये बातें आपको समझ में आ रही है। तो दोस्तों याद रखिएगा इस चीज़ को, ओके। और दोस्तों आप नोट्स भी बनाइएगा इनके, ठीक है। देखिएगा इसके अलावा और बात कर लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने, मैंने भी आपको बताया था कि दोस्तों सर्वाधिक जो दोस्तों नहरें हैं वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही खुदवाई जाती है दोस्तों, याद रखिएगा। और सर्वप्रथम नहरें खुदवाने का कार्य दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक है। तो दोस्तों सर्वाधिक जो नहरें खुदवाई थी फिरोज शाह तुगलक है। और दोस्तों तुगलक ने ये जो सर्वाधिक नहरें खुदवाई, तो उसके आधार पर दोस्तों इसको उसने क्या किया, एक सिंचाई कर भी उसने लिया किसानों से, जिसको हम कह सकते हैं हक ए सर्ब। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, हक ए सर्ब क्या है दोस्तों, ये क्या है, एक सिंचाई कर है। याद रखिएगा सिंचाई कर है, यानी कि सिंचाई कर था ये। और दोस्तों ये उपज का 1/10 यानी कि 1/10 हिस्सा लेता था दोस्तों। तो याद रखिएगा हक ए सर्ब क्या है, एक प्रकार का सिंचाई कर है दोस्तों। और ये किसके द्वारा लागू किया गया था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लागू किया गया था। अब दोस्तों हम तुगलक वंश के बाद में हम बात कर लेते हैं जो लोधी वंश के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों सिकंदर लोधी है दोस्तों, इस सिकंदर लोधी ने दोस्तों भूमि की पैमाइश के लिए एक भूमि मापन की एक प्रणाली लागू की दोस्तों, और उसका नाम है दोस्तों अपने नाम पर ही है दोस्तों, गज ए सिकंदरी। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये भूमि की पैमाइश की एक प्रणाली थी दोस्तों। तो सिकंदर लोधी ने गज ए सिकंदरी कृषि मापन की एक प्रणाली को विकसित किया, ठीक है दोस्तों। तो अब हम बात कर ट्रेड और इंडस्ट्रीज का बात कर लेते हैं, कि उद्योग और व्यापार की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों
सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली सल्तनत में तकनीकी विकास, यानी दिल्ली सल्तनत में जो तकनीकी विकास उसकी हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से टेक्निकल जो डेवलपमेंट हुए हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें 4 पहिए वाले रथ और इक्का गाड़ी, ठीक है, एक नौका निर्माण का उद्योग था, चरखे का प्रचलन भी था उस वक्त, रेशम के कीड़े पालने की प्रथा भी थी, और सिंचाई में जो रहट होता है दोस्तों, जिसमें कुएं से पानी निकाला जाता था, ठीक है, जिसको हम चरस के नाम से भी हम कह सकते हैं। तो दोस्तों ये ऐसे ऐसे यानी कि जो मैंने 5 फैक्ट बता दिया आपको, तो ये तो उस समय यानी कि दिल्ली सल्तनत या सल्तनत कालीन जो टेक्निकल जो डेवलपमेंट है वो हुए हैं, यानी कि 4 पहिए वाले रथ का विकास हुआ, इका गाड़ी थी उस वक्त, नौका निर्माण का उद्योग भी था, चरखे का प्रचलन काफ़ी था जिससे हम कपड़े तैयार करते थे, रेशम के कीड़े पालने के लिए रेशम वस्त्र तैयार किए जाते थे, सिंचाई में रहट के लिए यानी कि जो चरस का प्रयोग किया जाता था, तो ये होते थे। तो सल्तनत काल की सबसे बड़ी जो उपलब्धि थी दोस्तों, वो दोस्तों कागज़ का प्रयोग था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये चीज़ आप याद रखिएगा कि सल्तनत काल की सबसे बड़ी जो उपलब्धि थी वो क्या थी, कागज का प्रयोग करना। ओके, तो ये तो हो गया उद्योग एवं व्यापार। इसके अलावा और कुछ बातें हैं उसको हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो मुल्तान और देवल, देखिए दोस्तों देवल है एक इंटरनेशनल जो बंदरगाह था, जो देवल का है गुजरात में। तो दोस्तों यहाँ से व्यापार होता था दोस्तों, ठीक है। तो एक बार फिर से हम देखते हैं दोस्तों, यानी कि जो मुल्तान और जो देवल है, यहाँ से दोस्तों ये व्यापार के केंद्र थे दोस्तों, यानी कि यहाँ से सर्वाधिक व्यापार होता था। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो देवल है ये गुजरात में हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था, ये याद रखिएगा दोस्तों। लाहौर व बयाना, याद रखिएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लाहौर है और जो बयाना है उसकी दोस्तों नील थी, बड़ी फेमस थी दोस्तों। बयाना अपने राजस्थान के अंदर जो भरतपुर है वही वाला है दोस्तों। तो ये नील की खेती के लिए बड़े फेमस थे दोस्तों। तो ये बात याद रखना। लाहौर में दोस्तों इस्पात का निर्यात भी किया जाता था दोस्तों, है ना। तो याद रखिएगा इस्पात का निर्यात कहाँ से होता था दोस्तों, दोस्तों ये होता था आपके जो लाहौर से होता था। और दोस्तों खंबात की खाड़ी है ना, खंबात की खाड़ी और देवगिरी दोस्तों, ये हीरे जवाहरातों के लिए यानी कि डायमंड के लिए, रत्नों के लिए बड़ी फेमस है दोस्तों। तो आज भी अगर आप देखो तो जो खंबात यानी कि हम कह सकते हैं कि गुजरात के आसपास से है, गुजरात में आज भी हीरे जवाहरात का जो बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है दोस्तों। तो खंबात की जो रेशम है और देवगिरी की जो रत्न होते हैं दोस्तों, महाराष्ट्र के आसपास है ये दोस्तों ये जगह। तो वहाँ पर दोस्तों ये हीरे जवाहरात यानी कि डायमंड का काम होता था, और ये वहाँ के फेमस थे उस समय के भी और आज भी है दोस्तों। दोस्तों बंगाल है, बंगाल के अंदर दोस्तों आपको पता है कि चावल और रेशम के लिए बड़े फेमस थे, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन दोस्तों बंगाल में होता था चावल का और रेशम का। ऐसे हम कह सकते हैं कि निर्यातित तो वस्तुएं सर्वाधिक प्रमुख थी दोस्तों, यानी कि हम कह सकते हैं सूती वस्त्र उद्योग था दोस्तों। ये दोस्तों शुरू से ये संगठित उद्योगों की श्रेणी में है दोस्तों, और बहुत ही बढ़िया उसने उस वक्त दोस्तों बहुत बढ़िया ग्रोथ किया, डेवलप किया दोस्तों। तो ये सूती वस्त्र उद्योग था, उस समय निर्यात किया जाता, हमारे भारत से सूती वस्त्र निर्यात किया जाता था, जैसे घोड़े, सूखे मेवे, दास, अस्त्र शस्त्र का वो हम आयात करते थे दोस्तों, ठीक है ना। जैसे अरबी घोड़े वगैरह होते थे ना, वो सूखे मेवे होते थे, वो दास हैं, वो हम आयात करते थे। और सूती वस्त्र का क्या करते थे, सूती वस्त्र का क्या करते थे, निर्यात करते, नहीं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हम करते थे दोस्तों। बनारस से विशेष प्रकार की पगड़ियों का निर्यात हो, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो बनारस है दोस्तों यूपी के अंदर, यहाँ से दोस्तों विश्व प्रसिद्ध पगड़ियों का निर्यात होता था दोस्तों। ऐसे हम कह सकते हैं एक विद्वान था, एक यात्री था दोस्तों, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं मार्को पोलो। दोस्तों मार्को पोलो ने लाहौर से इस्पात का निर्यात की बात बताई है, कि यहाँ से लाहौर से इस्पात का निर्यात होता था। और दोस्तों भारत में सूती वस्त्र उत्तम किस्म का होता था जिसका निर्यात होता था। तो ऐसी बात बताने वाला कौन था दोस्तों, मार्को पोलो था दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों भारत में जो आयात यानी कि जो आयात होते थे ना, आयात करते थे दोस्तों, जो हम पहले में अभी आपको मैंने बताया था कि आयात होता था, एक तो घोड़ों का आयात होता था, ठीक है, यानी कि ये तुर्किस्तान और ईरान से हम घोड़ों का आयात करते थे दोस्तों। दोस्तों यहाँ के जो घोड़े थे, तो लंबी रेस वाले घोड़े थे, लंबे समय तक ये युद्ध में बिल्कुल बने रहते थे दोस्तों, इसीलिए वहाँ के घोड़े बड़े फेमस थे। और दोस्तों ईरान से तो एक खास बात और बता दूं दोस्तों, कि यहाँ से हम आयात करते थे किसका, अंगूर का, ठीक है, और हथियारों का भी आयात हम करते थे दोस्तों, ठीक है। तो ये भारत से आयात होता था दोस्तों।
अदन और मिस्र से हम दासों का व्यापार करते थे। समय सूचक यंत्र दोस्तों, समय की गणना करने के लिए एक समय सूचक यंत्र का आविष्कार किया फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में दोस्तों, याद रखिएगा। और भारत में रकाब और नाल का प्रयोग जो घोड़ों के पैरों में लगाया जाता है। आपको पता है जो रकाब और नाल होती है दोस्तों, ये घोड़ों के पैरों में लगाई जाती थी, जिससे क्या था कि जो घोड़े हैं तेज रफ्तार से दौड़ सके। ठीक है, तो ये याद रखना है। ओके, तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई दोस्तों। बात करते हैं आगे की। देखिए दोस्तों, इब्न बतूता है दोस्तों, ये इब्न बतूता दोस्तों ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत में आता है और 1333 ईस्वी में, और यहाँ पर आकर भारत की स्थिति के बारे में, व्यापार के बारे में, धार्मिक आर्थिक स्थिति के बारे में अपनी एक रहला नामक पुस्तक के अंदर ये चीज़ों के बारे में जानकारी देता है दोस्तों। तो ये इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आता है, तो इसके द्वारा जो क्या बात कही जाती है उसकी हम बात कर लेते हैं। यानी कि दिल्ली को संसार की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी बताया दोस्तों, किसने? यानी कि इब्न बतूता ने। सर्वाधिक मोतियों का व्यापार भी दोस्तों दौलताबाद में होता था, तो ये बात उसके द्वारा बताई गई है दोस्तों। तो ये तो हमने बात कर ली दोस्तों उद्योग और व्यापार की। अब दिल्ली सल्तनत के बारे में स्थापत्य कला है, उसी स्थापत्य कला की हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, भारत में इस काल में ऐसे स्थापत्य कला का विकास हुआ जिसमें भारतीय इस्लामिक कला कहा जाता है। यानी कि भारत के अंदर जो स्थापत्य कला है उसका जो विकास हुआ है उसके अंदर भारतीय और इस्लामी कला हम कह सकते हैं, यानी कि मिक्सअप रूप उसमें दिखाई देता है, इसलिए इसको भारतीय और इस्लामिक कला कहा गया है। भारतीय इस्लामिक कला का जो मिश्रण है दोस्तों, उसमें हिंदू, बौद्ध, जैन आदि सभी चीज़ों का मिक्सअप आपको दिखाई देता है, इसीलिए उसको हम कह सकते हैं कि भारतीय इस्लामिक कला का मिश्रण कह सकते हैं। और इसकी प्रमुख विशेषता मैंने आपको बता दिया कि मेहराब और गुंबद। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि मेहराब और गुंबद क्या होता है। यानी कि आप कोई भी टेंपल देख लीजिए, कोई मॉस्क देख लीजिए, यानी कि मस्जिद देख लीजिएगा, उसके ऊपर जो गुंबदा का आकृति होती है ना, ऐसे, ठीक है दोस्तों, या ऐसे है ना, उसके जैसे मंदिर है तो उसके ऊपर एक झंडा लगा होता है, तो ये गुंबद हो गया ना। ऐसे ही दोस्तों, ऐसे भी इसको हम आमलक कहेंगे। तो दोस्तों ये गुंबद है, ये गुंबद दोस्तों ये भारतीय इस्लामिक कला का ये क्या है दोस्तों, मिश्रण है दोस्तों। तो इसको ये मेहराब और गुंबद सबसे पहले दिल्ली सल्तनत काल के अंदर ही ये विकसित हुए थे दोस्तों। इसके साथ साथ तो इस्लाम में जीवित वस्तुओं का अंकन पर प्रतिबंध होने के कारण लिखावट व ज्यामितीय डिजाइन का अंकन किया जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको पता है कि इस्लाम के अंदर दोस्तों अगर आप कोई भी चित्र बना रहे हो तो जीवित वस्तुओं के चित्र आप नहीं बना सकते। हम कह सकते हैं जो पशु पक्षी है, जानवर है, उनके चित्र नहीं बना सकते, है ना। तो इसके अंदर उसके ऊपर वो दोस्तों प्रतिबंध था दोस्तों। हम यूँ कैसे इस्लाम में जीवित वस्तुओं का अंकन पर प्रतिबंध होने का कारण लिखावट और ज्यामितीय डिजाइन का अंकन किया जाता था। ये तो हमने बात कर ली है इसके बारे में। अब हम देखते हैं दोस्तों, स्थापत्य कला में एक मस्जिद है, इसको हम कह सकते हैं कुव्वत उल इस्लाम। दोस्तों ये बड़ी फेमस मस्जिद है दोस्तों, दिल्ली के अंदर है। इसकी खास बात हम करते हैं कि भारत में बनी पहली तुर्क मस्जिद है जो कुव्वत उल इस्लाम है। इसका निर्माण दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, 1195 में स्टार्ट करवा था और 1199 में ये पूरी होती है। और दोस्तों दिल्ली में एक जैन मंदिर था दोस्तों, है ना, और उसमें उसके जो ध्वंसावशेष पर ये बनाई गई है, यानी कि राय पिथौरागढ़ के किले के पास में, और बाद में विष्णु मंदिर था वहाँ पे, कौन से, कुव्वत उल इस्लाम, कुतुब मीनार के पास स्थित है। बाद में इसका विस्तार दोस्तों इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। तो ये फर्स्ट मॉस्क्यू है कुव्वत उल इस्लाम, ठीक है, दिल्ली के अंदर है। इसके बाद दोस्तों अढ़ाई दिन का झोंपड़ा, आपको पता होना चाहिए कि ये अजमेर के अंदर है और इसका निर्माण दोस्तों 1200 ईस्वी में अजमेर में ही करवाया गया था। ये पहले एक संस्कृत विद्यालय था दोस्तों। इसके स्थान पर जो ये इसका निर्माण चौहान वंश का एक शासक था दोस्तों, विग्रहराज चतुर, जिसको बिसल देव भी कहा गया है, इसके द्वारा इसका निर्माण किया जाता है दोस्तों। तो इसके ऊपर दोस्तों अढ़ाई दिन का झोंपड़ा बनाया जाता है। एक है दोस्तों कुतुब मीनार है, 1907 में इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की जाती है दोस्तों। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये अपने जो गुरु थे दोस्तों, हम कह सकते हैं जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में इसका निर्माण करवाया जाता है। और इसको पूरा करवाने का जो काम है दोस्तों, ये इल्तुतमिश ने 1232 में पूरा करते हैं, यानी कि 1197 में इसका कार्य प्रारंभ होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया जाता है और इल्तुतमिश ने 1232 में इसको पूरा करवा देता है दोस्तों। तो स्थापत्य कला के बारे में बात कर रहे थे दोस्तों। तो स्थापत्य कला में हमने बात की कुव्वत उल इस्लाम, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा और कुतुब मीनार। इसके अलावा दोस्तों और बात कर लेते हैं
भारत में सर्वप्रथम मकबरा शैली का जन्मदाता इल्तुतमिश को माना जाता है। यानी कि मैंने भी आपको बताया मकबरा और जो मेहराब होते हैं उसके जो जन्मदाता है फादर ऑफ मकबरा शैली और मेहराब शैली इल्तुतमिश है। ठीक है, तो पहला जो मकबरा है वो सुल्तानगढ़ी का मकबरा है दोस्तों। तो ये पहला मकबरा है भारत में। इसके अलावा इल्तुतमिश ने कौन कौन से मस्जिदों का निर्माण करवाया? ठीक है दोस्तों, ये देखिएगा, एक है जामा मस्जिद है, बहुत ही बड़ी फेमस मंदिर जो बदायूं के अंदर है। एक ए तारकिन का दरवाज़ा है दोस्तों, हमारे राजस्थान के नागौर जिले में है। एक सुल्तानगढ़ी का मकबरा है। तो ये इनका निर्माण दोस्तों इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। इसके साथ दोस्तों बलबन है दोस्तों, जो गुलाम वंश का शासक था दोस्तों, बलबन है जिसने लोहे और रक्त की नीति अपनाई थी दोस्तों, है ना। तो ये बलबन था दोस्तों। इस बलबन का एक मकबरा है जिसको हम लाल महल भी कहते हैं दोस्तों। इसने स्वयं अपने अपने मकबरे का निर्माण करवाता है। ये वास्तविक रूप से मेहराबों का प्रचलन बलबन के मकबरे में ही होता है। यानी कि जो मेहराब और गुंबद होते हैं उसका सबसे पहले भारत में जो प्रचलन हुआ है दोस्तों बलबन के मकबरे में हुआ है। और ये शुद्ध इस्लामी पद्धति से निर्मित ये भारत का प्रथम मकबरा है। और शुद्ध इस्लामी यानी कि इसमें कोई किसी प्रकार का मिक्सअप नहीं है दोस्तों। ये शुद्ध इस्लामी पद्धति से बनाया गया था, जिसको लाल महल भी कह सकते हैं या बलबन का मकबरा भी कहते हैं। तो इसने स्वयं बनाया था दोस्तों, और ये इस्लामी पद्धति का प्रथम मकबरा है। इसके अलावा दोस्तों खिलजी वंश का एक शासक था अलाउद्दीन खिलजी। इस अलाउद्दीन खिलजी ने भी कुछ स्थापत्य कला में अपना योगदान दिया था, तो उसकी हम बात कर लेते हैं दोस्तों। इसने सबसे पहले सीरी का किला बनाया जो दिल्ली के अंदर है। इस सीरी का महल भी कह सकते हैं, इसको 1000 खम्भों का महल भी हम कह सकते हैं। तो सीरी का किला दोस्तों दिल्ली के अंदर किसके द्वारा बनाया गया? यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों अलाई दरवाज़ा है दोस्तों, ये दिल्ली के अंदर ही है और पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से बनाया गया था और कुतुब मीनार के पास में स्थित है। अभी मैंने आपको बताया कुव्वतुल इस्लाम है दोस्तों, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाई जाती है दिल्ली के अंदर, और इससे ये है मस्जिद का विस्तार है। इसके अलावा दोस्तों जमैयत खाना मस्जिद दिल्ली के अंदर है। ये पूरी तरह ईरानी पद्धति या इस्लामी पद्धति पर आधारित है। और एक है निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह बनाई गई थी दोस्तों, और एक हौज खास तालाब है दोस्तों, ये दिल्ली के अंदर है। तो स्थापत्य कला के अंदर दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उसने सीरी का किला बनाया, कुव्वतुल इस्लाम है, अलाउद्दीन का झोपड़ा, निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह है, और हौज खास तालाब है, जमियत खाना मस्जिद है। ये काफ़ी मस्जिदों का निर्माण, उसने किलों का निर्माण करवाया दोस्तों। तो दोस्तों इसके अलावा और बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों तुगलक काल में भवन विशाल तथा अत्यंत सादे ढंग के थे। यानी कि तुगलक काल के अंदर ज़्यादा खास स्थापत्य कला के अंदर शासक है वो सुल्तान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते हैं। तो उस समय के जो भवन है वो सादे ढंग से थे। तुगलक काल में तुगलकाबाद की गढ़ी और उसके साथ कृषि झील के कृत्रिम झीलों के बीचों बीच दोस्तों गयासुद्दीन का मकबरा स्थित है। और इसके अलावा जो मोहम्मद बिन तुगलक है दोस्तों, उसने जहाँ पनाह नगर दिल्ली के अंदर बना हुआ है, आदिलाबाद का किला भी तुगलकाबाद में निर्माण करवाया। इसके साथ ही दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने कुछ किलों का निर्माण करवाया है दोस्तों, मस्जिदों का निर्माण करवाया है, नगर का निर्माण करवाया है। इसमें फिरोजाबाद का नगर है, फिरोज शाह कोटला है, काली मस्जिद है, खरकी मस्जिद है, काबा मस्जिद है, ये दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और खाने जहाँ तेलंगानी के मकबरे का निर्माण भी दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया जाता है। ये दिल्ली के अंदर है दोस्तों, और ये प्रथम अष्टभुजाकार मकबरा है। ठीक है, खाने जहाँ तेलंगानी का मकबरा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों लोधी काल में मकबरों का काल इसको कहा गया है। जो सिकंदर लोधी है, सिकंदर लोधी 2 गुंबद वाले इमारत वाले मकबरे बनाए और मकबरे ऊंचे चबूतरे पर उसने बनवाए थे दोस्तों। तो दोस्तों ये हमने बात कर ली है दिल्ली सल्तनत के बारे में, स्थापत्य कला है, आर्थिक कला है, उद्योग और व्यापार के बारे में। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा है। तो दोस्तों जुड़े रहेगा और अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा दोस्तों। तो दोस्तों कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।